हेलो चैंपियंस, आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं टाइप्स ऑफ ब्रीदिंग एंड पैसेज ऑफ फ्लो ऑफ एयर इन लंग्स। कि लंग्स में किस तरीका से जो फ्लो ऑफ एयर होता है वो कहाँ से कहाँ जाता है, ठीक है, वो आज हम लोग देखेंगे। और उसके बाद हम लोग देखेंगे टाइप्स ऑफ ब्रीदिंग, जो कि ब्रीदिंग और रेस्पिरेशन में सेकंड वीडियो हम लोग बना रहे हैं। नेक्स्ट पहले वीडियो में, इससे पहले वाला वीडियो में हम लोग देख चुके थे कि इंट्रोडक्शन एंड दी स्ट्रक्चर ऑफ लंग्स के बारे में देख लिए थे। अगर आप वो वीडियो नहीं देखे हैं तो उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया जाएगा। सो लेट्स स्टार्ट विद द पैसेज ऑफ फ्लो ऑफ एयर इन लंग्स। सो पैसेज ऑफ फ्लो ऑफ एयर में इन द लंग्स की पैसेज की जो एयर फ्लो होता है ना, वो किस किस रीजन से फ्लो होके एल्वियोलाई तक पहुंचता है, वो हम आज लोग देखेंगे। सो सबसे पहले जो होता है वो एक्सटर्नल नेयर्स में एयर आता है, ठीक है। एक्सटर्नल नेयर्स में सबसे पहले दैट इज नॉस्ट्रिल, जिसको हम लोग नॉस्ट्रिल बोलते हैं, विच इज प्रेजेंट। ये कहाँ प्रेजेंट होता है? तो ये माउथ के जस्ट ऊपर जो ओपनिंग है उसको हम लोग एक्सटर्नल नेयर्स बोलते हैं, जस्ट ओपनिंग। एंड दैट ओपनिंग इज सेपरेटेड, दैट नॉस्ट्रिल का जो दो ओपनिंग है वो सेपरेट किससे होता है? एक सेप्टम से सेपरेट एक कार्टिलेज है जिसका नाम होता है सेप्टम, वो सेप्टम से सेपरेट होता है, दैट इज द एक्सटर्नल नेयर। फिर आते हैं नाजल पैसेज में, उसके बाद एयर जाता है नाजल पैसेज में। तो स्टेप बाय स्टेप हम लोग लिखे हैं, दैट इज एक्सटर्नल लेयर्स के बाद कहाँ जाता है एयर? नाजल पैसेज में। नाजल पैसेज तीन टाइप्स का होता है, आप देख सकते हैं। तीन बेसिकली इसका फंक्शन होता है, नाजल पैसेज का तीन फंक्शन होता है, ठीक है। पहला तीन फंक्शन में हम लोग देख लेते हैं, फर्स्ट फिल्ट्रेशन ऑफ एयर, नेक्स्ट इज दैट इज कंडीशनिंग ऑफ एयर, कि एयर का टेम्परेचर को रेगुलेट करना, रेगुलेशन ऑफ एयर, एंड परसेप्शन ऑफ स्मेल। तो ये तीन फंक्शन होता है, एक एक करके हम लोग देख लेते हैं। नाजल पैसेज में पहला पार्ट होता है इंटीरियर पार्ट, फिर होता है मिडिल पार्ट एंड पोस्टीरियर पार्ट। इंटीरियर पार्ट को हम लोग वेस्टिब्यूल भी बोलते हैं, एंड देयर हेयर्स आर प्रेजेंट, बहुत हेयर्स प्रेजेंट होता है, बहुत छोटा छोटा हेयर्स प्रेजेंट होता है। वो हेयर्स करता क्या है, जितना भी डस्ट पार्टिकल जो हम लोग स्मेल किए और जो डस्ट पार्टिकल्स जो हम लोग के एयर्स में है वो उसको पकड़ लेता है, दैट इज वो कैप्चर कर लेता है उस एयर को, ठीक है। और उससे उसको बाद उसको कलेक्ट करके रिकलेक्ट करके उस नोज का जो इनर लाइनिंग है वहां पे उसको कलेक्ट कर लेता है। तो बेसिकली फंक्शन है नाजल पैसेज में सबसे पहला कि हेयर्स आर प्रेजेंट एंड हेयर्स कलेक्ट्स ऑल द डस्ट पार्टिकल्स, सारा डस्ट पार्टिकल्स को कलेक्ट कर देता है। नेक्स्ट में मिडिल पार्ट। मिडिल पार्ट में स्क्रॉल और टर्मिनल बोन होता है। ये टर्मिनल बोन जो होता है वो थ्री नंबर्स में होता है। एक नाजो टर्मिनल बोन होता है, एक इथिनो टर्मिनल बोन होता है और एक मैक्सिलर टर्मिनल बोन होता है। तो ये तीन तरह का बोन होता है। बेसिकली इसका फंक्शन याद रखना जरूरी है। यहाँ पे होता है टेम्परेचर को रेगुलेट होता है। जैसे बाहर का टेम्परेचर अगर बहुत गर्म है तो वो टेम्परेचर का जो एयर है उसको रेगुलेशन होगा, मतलब वो बॉडी का टेम्परेचर से वो मैच होगा तभी जाके वो लंग्स में जा सकता है। बहुत हॉट एयर लंग्स में नहीं जा सकता, या फिर जस्ट कोल्ड रीजन में इन दी कोल्ड सीजन बहुत ही ठंड एयर है तो वो डायरेक्टली वो ठंड जो कोल्ड एयर है ना वो डायरेक्टली अंदर दैट इज लंग्स में नहीं जा सकता। पहले वो इसी रीजन में दैट इज मिडिल पार्ट ऑफ नाजल चैम्बर में वो रेगुलेट होगा, वो एयर का रेगुलेशन होगा। पहले वो हवा जो है वो पहले ठंड से, अगर ठंडा है बाहर तो वो पहले गर्म होगा हवा, उसके बाद फिर वो लंग्स तक जाएगा। ठंडा हवा अंदर नहीं जा सकता, ठीक है, वरना अदर कॉम्प्लिकेशन स्टार्ट हो जाएगा। इसीलिए सबसे पहले रेगुलेशन ऑफ टेम्परेचर बहुत जरूरी है। उसके बाद आते हैं पोस्टीरियर पार्ट। पोस्टीरियर पार्ट में स्कैंडेरियन मेम्ब्रेन होता है। वो मेम्ब्रेन में बेसिकली ओल्फैक्टरी एपिथेलियम प्रेजेंट होता है जो कि परसेप्शन ऑफ स्मेल के लिए रिस्पॉन्सिबल है। मतलब कि स्मेल जो हम लोग महकते हैं तो वो कौन सा स्मेल है, ठीक है, बैड है, अच्छा है कि खराब है, कोई भी स्मेल हम लोग जब स्मेल करते हैं तो हम लोग आइडेंटिफाई कैसे करते हैं? तो यहाँ पे इसी रीजन ओल्फैक्टरी एपिथेलियम स्मेल हम लोग आइडेंटिफाई कर सकते हैं, और वो स्मेल यहाँ से नर्वस सिस्टम के थ्रू ब्रेन तक पहुंचा हुआ है, और फिर हम लोग आइडेंटिफाई करते हैं कि वो जो स्मेल है वो किस चीज का स्मेल है। तो यहाँ पे हम लोग जस्ट आइडेंटिफाई कर सकते हैं पोस्टीरियर पार्ट ऑफ नाजल पैसेज से। अब यहाँ पे थर्ड में आते हैं नाजल पैसेज के बाद आता है एयर जो जाता है, दैट इज नाजल पैसेज में तीन एयर बेसिकली नाजल पैसेज में पहले इंटीरियर पार्ट में आया एयर, फिर मिडिल पार्ट में, फिर पोस्टीरियर पार्ट में, फिर पोस्टीरियर पार्ट से आया इंटीरियर, दैट इज पोस्टीरियर पार्ट से आया इंटरनल नेयर्स में। इंटरनल नेयर्स को हम लोग नासोफैरिंग्स, दैट इज नासोफैरिंग्स भी बोल सकते हैं, दैट इज एट द बेस ऑफ द नाजल पैसेज, दैट इज पोस्टीरियर पार्ट का जो बेस होता है ना वहां पे इंटरनल नेयर्स या फिर नासोफैरिंग्स भी बोल सकते हैं। और वहां से एयर जाने के बाद ग्लॉटिस विद एपीग्लॉटिस। अभी ग्लॉटिस विद एपीग्लॉटिस को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसको हम लोग समझाते हैं। जस्ट आई विल रब इट, दिस नाजल पैसेज समझा चुके हैं तो इसको रब। तो ग्लॉटिस विद एपीग्लॉटिस को समझने से पहले हम लोग देखेंगे कि ये ग्लॉटिस और एपीग्लॉटिस बोलते किसको, ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए होता क्या है कि हम लोग का जो विंड पाइप होता है जिसमें कि एयर जा रहा है, ठीक है,
उसी के जस्ट बगल में, जैसे यहाँ पे विंड पाइप है, ठीक है, और यहाँ पे फूड पाइप है, ठीक है, इस तरीका से। तो द कॉमन पैसेज होता है दैट इज फेरिंग्स। फेरिंग्स जो होता है वो कॉमन पैसेज होता है फॉर बोथ एयर एंड फूड। फूड और एयर के लिए, दोनों के लिए कॉमन पैसेज होता है फेरिंग्स, जो कि ऊपर प्रेजेंट होता है। जैसे इमेजिन ये फेरिंग्स है, जैसे हम स्ट्रक्चर बना रहे हैं ये फेरिंग्स है, जैसे इमेजिन, तो इसमें क्या हो रहा है, एयर भी आ रहा है और फूड भी आ रहा है, दोनों आ रहा है, ये कॉमन पैसेज हो गया। बट यहां से क्या होता है, जस्ट इसके नीचे और इसके जस्ट ऊपर होता है लैरिंग्स, दैट इज ग्लॉटिस बोलेंगे इसको, ठीक है। लैरिंग्स, ये लैरिंग्स हो गया, लैरिंग्स के बीच में से ग्लॉटिस होता है और ऊपर से इस तरीका से स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है, ठीक है, इस तरीका से स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है यहाँ पे ऐसे करके, ठीक है, ये ऐसे करके। तो इसको बोलते हैं हम लोग एपीग्लॉटिस, ठीक है, ध्यान से देखिएगा, इसको बोलते हैं हम लोग एपीग्लॉटिस। एक ढक्कन की तरह, ऐसे करके एक ढक्कन की तरह प्रेजेंट रहता है। तो जैसे ही फूड पार्टिकल्स यहां से आता है तो इससे टकराता है और फूड पार्टिकल्स जैसे ही आया तो ये क्या होता है, ये बंद हो जाता है ऐसे करके, क्योंकि ये विंड पाइप है, ठीक है, जिसमें एयर जा रहा है, ठीक है, यहाँ एयर जा रहा है, एयर मॉलिक्यूल्स जाना है, ठीक है, यहाँ पे फूड नहीं जाना है, फूड बेसिकली यहाँ जाना है। तो ये फूड जैसे ही टकराया एपीग्लॉटिस से, तो एपीग्लॉटिस क्या करता है, इसको बंद कर देता है, दैट इज विंड पाइप को बंद कर देता है, और ये खाना आराम से फूड इसमें आ जाता है, दैट इज फूड पाइप में आ जाता है। बट अब ये तो समझ में आ गया, ये हो गया एपीग्लॉटिस, ठीक है, ये जो ढक्कन की तरह था ये एपीग्लॉटिस, और इसके नीचे ये हो गया ग्लॉटिस, और इसके ऊपर ढक्कन की तरह जो प्रेजेंट था उसको बोलते हैं एपीग्लॉटिस, सिंपल। सो यहाँ पे हमको समझाने का मतलब ये है कि इसलिए बोला जाता है कि खाना खाने समय कभी भी हंसना या फिर बोलना नहीं चाहिए, क्योंकि होता क्या है, हंसने टाइम या फिर बोलने टाइम दोनों वक्त हम लोग को लंग्स से एयर को बाहर निकालना होता है। तो लंग्स से जैसे ही, यहाँ पे जो लंग्स प्रेजेंट है, तो लंग्स से जैसे ही बाहर निकलेगा एयर, तो ग्लॉटिस, सॉरी, जो एपीग्लॉटिस है वो खुल जाएगा, और उसी वक्त अगर आप स्वॉलिंग कर लिए, दैट इज खाना को अगर आप निगल लिए, तो क्या होता है, क्योंकि एपीग्लॉटिस तो खुला हुआ है और खाना निगल लिए, तो होता क्या है, ड्यू टू सम रीजन ये फूड जो होता है वो चला जाता है विंड पाइप में, जस्ट जाता है, जस्ट टच होता है या फिर कुछ पार्ट चला जाता है, उसी वक्त हम लोग को बहुत तेज खांसी होता है। इसलिए बोला जाता है खांसी हो गया तो चलिए ठीक है आप पानी पी लीजिए। तो उसी वक्त इसलिए बोला जाता है कि ये खाने टाइम कभी भी हंसना या फिर बोलना नहीं चाहिए बेसिकली, इसीलिए क्योंकि वो खाना चला जाता है विंड पाइप में, और फिर कॉम्प्लिकेशन अगर बहुत अंदर तक चला गया है ना, तो रेयर केस में बहुत प्रॉब्लम होता है, ठीक है, बहुत खांसी होता है उस वक्त। इसीलिए आपको खाने टाइम नहीं प्रेफर किया जाता है कि बड़ों के द्वारा कि आपको बात करना नहीं चाहिए। सो ड्यू टू दिस ओनली, दैट इज प्रेजेंस ऑफ एपीग्लॉटिस, अगर एपीग्लॉटिस खुला रह गया और उसी वक्त खाना swallow आप कर दिए और वो बंद भी नहीं हुआ क्योंकि आप हंस रहे थे, तो एपीग्लॉटिस तो खुला हुआ है क्योंकि एयर को बाहर निकलना है, तो एपीग्लॉटिस खुल गया और उसी वक्त आप swallow कर लिए, तो खाना चला गया किसमें, विंड पाइप में। तो चलिए ग्लॉटिस विद एपीग्लॉटिस आपको समझ में आ गया होगा। फिर जाता है लैरिंग्स में। लैरिंग्स को आपको बताया है कि वो लैरिंग्स का एक वॉइस बॉक्स है, ठीक है, जहां पे बेसिकली साउंड प्रोड्यूस्ड होता है। जब साउंड जो प्रोड्यूस होता है वो कब प्रोड्यूस होता है, जब एयर बाहर आता है, दैट इज लंग से एयर बाहर आता है और वहां पे एक मसल्स ये दैट इज मस्कुलर फॉर्म में एक फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट है जो कि वाइब्रेट होता है और उसी वाइब्रेशन से साउंड प्रोड्यूस होता है, तो उसी को हम लोग लैरिंग्स बोलते हैं। और लैरिंग्स के बाद जो आता है एयर, उसको वो आता है ट्रैकिया में, और ट्रैकिया के बाद आता है ब्रोंकाई, और ब्रोंकाई के बाद आता है डायरेक्टली लंग्स में, और लंग्स से और इन दी ऑल दी एल्वुलाई और फिर एक्सचेंज ऑफ CO2 O2 हो जाता है। तो दिस इज द पैसेज ऑफ एयर, कि किस तरीका से फ्लो ऑफ एयर होता है इन दी आवर रेस्पिरेटरी सिस्टम। अब हम लोग देखेंगे कि जो ब्रीदिंग होता है वो कितने टाइप्स में डिवाइडेड होता है, एंड हाउ वी कैन जस्ट अंडरस्टैंड इट इन वेरी सिंपल मैनर। आई विल जस्ट एक्सप्लेन। सी है, सो टाइप्स ऑफ ब्रीदिंग में आप देख सकते हैं 3 तरह का ब्रीदिंग होता है, एक साइलेंट ब्रीदिंग, नॉर्मल ब्रीदिंग और फोर्सफुल ब्रीदिंग। और इस तीनों में व्हाट आर द चेंजेस गोइंग अंडर द स्ट्रक्चर ऑफ लंग्स। लंग्स में जितना भी टाइप्स ऑफ चेंजेस होता है ना, लंग्स के चारों तरफ जितना भी स्ट्रक्चर होता है बेसिकली, वो सारा में क्या क्या चेंजेस होता है, जैसे डायफ्राम में क्या चेंजेस आता है, एक्सटर्नल इंटरकोस्टल में क्या चेंजेस आता है मसल्स में, और इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स में और एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स में क्या चेंजेस आता है, ये आज हम लोग देखेंगे। बट उससे पहले ये एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स जो है और इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स जो है ये क्या होता है ये पहले देख लेते हैं। तो देखिए, जो हम लोग का रिब केज होता है, क्योंकि रिब केज ही प्रोटेक्ट करता है हम लोग का लंग्स को, ठीक है, फ्रॉम द एक्सटर्नल एनी अटैक और एनीथिंग, ठीक है। तो ये जो लंग्स दैट इज सॉरी ये जो रिब केज है ये हम लोग को प्रोटेक्ट
करता है। तो बट ये जो एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल है वो क्या है वो देखिए, आई विल जस्ट एक्सप्लेन हियर, आप ध्यान से देखिएगा आपको समझ में आ जाएगा। आई विल जस्ट रब इट, ठीक है, वेट, आई विल जस्ट रब इट। तो यहाँ पे हम रिब केज बना लेते हैं, पहले रिब केज है, ठीक है, रिब केज बना लेते हैं और फिर हम एक्सप्लेन करेंगे एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल एंड इंटरनल इंटरकोस्टल मसल क्या होता है। देखिए एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल क्या मतलब होता है, वैसा मसल्स जो कि पहला रिब केज का बाहर से अटैच होता है और दूसरा रिब केज का अंदर से अटैच होता है। मतलब स्टार्टिंग में वो तो बाहर से अटैच होगा, देखिए हम नेक्स्ट पेन से बनाते हैं, मतलब कि एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मतलब कि पहला अगर रिब केज माने तो पहला से वो बाहर से अटैच होगा, मगर नेक्स्ट वाला रिब केज से वो अंदर से अटैच होगा, ठीक है, उसको हम लोग बोलते हैं। जैसे ये मसल से एक, तो ये स्टार्टिंग रिब केज से पहले ऊपर से अटैच है और फिर वो नेक्स्ट वाला रिब केज से अंदर से अटैच है, ठीक है, तो इसको हम लोग बोलते हैं एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल। अब देखिए इंटरनल का मतलब क्या होता है, इंटरनल मतलब पहला रिब केज, अगर हम इस दो रिब केज में इसको पहला माने तो इससे वो अंदर से अटैच होगा, दैट इज इंटरनल इंटरकोस्टल मसल, और इससे बाहर से अटैच होगा। मतलब कि जैसा नाम है वैसा ही मसल्स अटैच है। अगर इंटरनल है तो मतलब कि वो पहला रिब केज से अंदर से अटैच होगा, एक्सटर्नल है मतलब वो पहला रिब केज से बाहर से अटैच होगा। तो यहाँ पे ये इंटरनल इंटरकोस्टल मसल है, इसका मतलब वो पहला रिब केज से बाहर से अटैच, सॉरी अंदर से अटैच होगा, इंटरनल है तो अंदर से अटैच होगा और फिर वो बाहर से अटैच होगा। तो ये हो गया आपका इंटरनल इंटरकोस्टल मसल, इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स, और ये हो गया एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स। सो अब यहां पे ही हमको देखना है कि व्हाट आर द चेंजेस। तो ये जो मसल्स है ना कैसे रोल प्ले करता है हम लोग का ब्रीदिंग में, कैसे मदद करता है बेसिकली, हाउ व्हाट आर द चेंजेस, कैसे चेंज होता है वो देखिए, और डायफ्राम में क्या चेंजेस होता है। ये तो आपको पता ही होगा कि थोरासिक कैविटी होता है, वो इंस्पिरेशन में जब हम लोग इनहेलेशन करते हैं तो वो इंक्रीज हो जाता है थोरासिक कैविटी, और फिर वो जब एक्सहेलेशन करते हैं तो वो डिक्रीज हो जाता है, सिंपल। बट यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि इंटरनल इंटरकोस्टल मसल और एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल कैसे चेंज होता है वो देखेंगे। से देखिए साइलेंट ब्रीदिंग में इंस्पिरेशन में डायफ्राम, हम डीएम मतलब डायफ्राम हम बोल रहे हैं, तो डायफ्राम जो होता है वो कॉन्ट्रैक्ट करता है। अब देखिए डायफ्राम का जो मेन रोल है, डायफ्राम का जो मेन रोल है वो इस शेप में रहने का, ठीक है, बट जैसे ही एयर आता है लंग्स में तो ये फ्लैट हो जाता है इस तरीका से। तो ये क्या हुआ, रिलैक्स, इस पोजीशन में तो ये नॉर्मल कंडीशन है तो ये रिलैक्स स्टेट में रहेगा, बट जैसे ही इसमें एयर आया, लंग्स में एयर आया तो ये फ्लैट हो गया, दैट इज डायफ्राम फ्लैट हो गया। तो ये क्या हुआ, कॉन्ट्रैक्ट हो गया। अब जैसे ही एक्सहेलेशन होता है तो ये क्या होता है, ये फ्लैट से अपना नॉर्मल पोजीशन में आ जाता है, तो उसको हम बोलेंगे डायफ्राम रिलैक्स हो गया। तो ये साइलेंट ब्रीदिंग में होता है। साइलेंट ब्रीदिंग में एक चीज याद रखना है कि यहाँ पे थोरासिक कैविटी जो होता है ना वो इंक्रीज और डिक्रीज नहीं होता है, ये बात याद रखना है साइलेंट ब्रीदिंग में खासकर। नॉर्मल ब्रीदिंग में थोरासिक कैविटी इंक्रीज डिक्रीज होता है, इसमें भी इंक्रीज डिक्रीज होता है, बट साइलेंट ब्रीदिंग में नहीं होता। बट व्हाट आर द चेंजेस, क्या चेंज होता है, बस डायफ्राम में चेंजेस आता है, दैट्स इट। अब आते हैं नॉर्मल ब्रीदिंग में। नॉर्मल ब्रीदिंग में देखिए डायफ्राम और एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल, और सिर्फ एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स का ही रोल प्ले करता है। मतलब कि यहाँ पे जो ना एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल है नॉर्मल ब्रीदिंग में सिर्फ वही वर्क करेगा, इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स का कोई रोल नहीं है, ठीक है। तो मतलब कि जैसे नॉर्मल ब्रीदिंग में हम लोग जैसे पढ़ रहे हैं तो उस वक्त नॉर्मल ब्रीदिंग होता है, ठीक है। तो नॉर्मल ब्रीदिंग में क्या होता है, सिर्फ डायफ्राम वर्क करता है और एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल वर्क करता है, थोरासिक कैविटी में चेंजेस आता है, दैट यू नो इंक्रीज डिक्रीज कब होता है। तो यहाँ पे देखिए ऑफ कोर्स डायफ्राम में इंस्पिरेशन होगा, जब हम इनहेल करेंगे तो वो कॉन्ट्रैक्ट होगा, डायफ्राम ऐसा है तो इनहेलेशन हुआ तो कॉन्ट्रैक्ट हो गया। अब एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल भी कॉन्ट्रैक्ट होता है, मतलब ये एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल जो है ना वो कॉन्ट्रैक्ट होता है, मतलब वो इसमें खिंचाव का महसूस होता है, दैट इज उस मसल्स में, एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स में। और जब एक्सपिरेशन होता है ना तो एक्सपिरेशन में डायफ्राम नॉर्मल पोजीशन में आता है और एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स जो होता है वो रिलैक्स करता है, कहां पे, एक्सपिरेशन में। नेक्स्ट आता है फोर्सफुल ब्रीदिंग में। यहां पे डायफ्राम, एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल और इंटरनल इंटरकोस्टल मसल दोनों रोल प्ले करता है और थोरासिक कैविटी भी इंक्रीज डिक्रीज होता है। तो डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट करेगा इंस्पिरेशन में और एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल कॉन्ट्रैक्ट तो करेगा, बट इंटरनल इंटरकोस्टल मसल जो है ना ये जो कि ये है, मतलब ये अगर कॉन्ट्रैक्ट किया तो ये रिलैक्स करेगा, मतलब ये जस्ट अपोजिट है, अगर ये कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो ये रिलैक्स करेगा, अगर ये रिलैक्स करेगा तो ये कॉन्ट्रैक्ट करेगा, सिंपल इस तरीके से याद कर सकते हैं। बट आपको जस्ट ये
याद करना है कि इंस्पिरेशन में क्या हो रहा है। तो इंस्पिरेशन में जस्ट एक चीज याद रखिए कि इंस्पिरेशन में एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स जो कि होगा वो क्या करेगा, वो कॉन्ट्रैक्ट करेगा। तो एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स इंस्पिरेशन में कॉन्ट्रैक्ट करेगा। अगर एक याद हो जाएगा तो आप उसके नेक्स्ट दैट इज इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स तो याद कर ही सकते हैं, क्योंकि एक कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा तो एक रिलैक्स होगा। नेक्स्ट एक्सपिरेशन में डायफ्राम जो होगा वो नॉर्मल पोजीशन में दैट इज रिलैक्स हो जाएगा और एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स जो है वो रिलैक्स करेगा और फिर इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करेगा। सिंपल। सो जस्ट इट इज जस्ट अ बेसिक इंट्रोडक्शन और वी कैन से जस्ट सिंपल टाइप्स ऑफ ब्रीदिंग कि क्या क्या चेंजेस होता है अगर हम किस तरह का ब्रीदिंग करते हैं। तो साइलेंट ब्रीदिंग में, नॉर्मल ब्रीदिंग में और फोर्सफुल ब्रीदिंग में किस तरीका चेंजेस होता है। अगर हम एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स एक बार फिर से रिवाइज करवा दें आपको, तो आप जस्ट ये देख सकते हैं कि जैसे मान चलिए ये ऐसे पेन से समझाते हैं। जस्ट इमेजिन दीज आर टू रिब केज, ठीक है, ये दो रिब केज है, ठीक है। अब रिब केज है तो एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स में मसल्स जो होता है वो किस तरीके से अरेंज होता है वो बताते हैं। एक्सटर्नल इंटरकोस्टल में अगर जस्ट इमेजिन ये मसल्स है तो ये पहला रिब केज का बाहर से अटैच होगा मसल्स और दूसरा रिब केज का अंदर से अटैच होगा। तो आप देख सकते हैं ये बाहर से अटैच है, ये अंदर से अटैच है। बट अगर इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स में देखें तो पहला रिब केज में अंदर से अटैच होगा और दूसरा रिब केज का बाहर से अटैच होगा। तो आप देख सकते हैं पहला रिब केज में वो अंदर से अटैच है और दूसरा रिब केज से वो बाहर से अटैच है। तो इसी तरीके से अरेंजमेंट होता है मसल्स का, उसको हम अलग अलग नाम दिए हैं और वो किस तरीके से चेंज होता है वो यहाँ आप देख सकते हैं। आई होप यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट है ताकि आप ये लिख सके। ये अच्छा से फ्लो चार्ट बना हुआ है ताकि आप सही तरीका से एग्जामिनेशन में एक अच्छा से लॉन्ग आंसर क्वेश्चन यूटिलाइज कर सकते हैं। सिर्फ फ्लो चार्ट लिखने से ना आपको सब चीज समझ में आ जाएगा, ठीक है। इफ यू लाइक द वीडियो देन मेक श्योर यू सब्सक्राइब टू द चैनल एंड हिट द बेल आइकन टू गेट ऑल द नोटिफिकेशन। थैंक यू।